बातें यूपी की पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस सीरीज में हम आपको उत्तर प्रदेश की उन तमाम चुनिंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना है और जिन्हें हमारे इतिहास लेखन में पर्याप्त जगह नहीं दी गई। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, इसका फैसला आप कीजिए। इस कड़ी में आज की शख्सियत है दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी। दुर्गावती देवी की कहानी को पूरा सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत के जीवन पर आखिर धूल क्यों जम गई। दुर्गा का जन्म अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शहजादपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता बांके बिहारी इलाहाबाद कोर्ट में कार्य करते थे। जब दुर्गा केवल 10 महीने की थीं, उनकी माता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पिता ने संन्यास ले लिया। इनका पालन पोषण इनकी एक रिश्तेदार ने किया। मात्र 11 साल की उम्र में उनका विवाह 15 साल के भगवती चरण वोहरा से कर दिया गया। वोहरा परिवार लाहौर के खानदानी और धनी लोग थे। भगवती चरण वोहरा के पिता रेलवे में अधिकारी थे और अंग्रेजों के खासम खास भी थे, पर उनके बेटे भगवती चरण उनके उल्टे थे। वो अंग्रेजों और अंग्रेजी हुकूमत दोनों से ही असहमत थे, पर अपने पिता की वजह से वह खुलकर इस चीज का विरोध नहीं जता पाते थे। वोहरा परिवार पढ़ा लिखा था और प्रोग्रेसिव भी था। बड़े और पढ़े लिखे खानदान की बहू बनने का फायदा यह हुआ कि दुर्गावती को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका शादी के बाद भी मिल गया। 1920 में दुर्गावती के ससुर यानी शिवचरण वोहरा की मृत्यु हो गई। ये वही समय था जब जलियांवाला बाग कांड 1919 में हो चुका था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। पिता की मृत्यु के बाद भगवती चरण वोहरा खुलकर अंग्रेजों के विरोध में आ गए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद एकदम से असहयोग आंदोलन तोड़ दिया और इससे नाराज वोहरा ने गांधी का साथ छोड़ दिया और वापस से आकर नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ दाखिला ले लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोगों से, जो कि क्रांति को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। इसके बाद भगत सिंह और साथियों का आना जाना दुर्गा के घर लगा रहता था। पति के साथ वो भी राजनीति में रुचि लेने लगी और क्रांति का विचार उनके मन में भी पलने लगा। सभी क्रांतिकारी उन्हें दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे और वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य साथियों के लिए अक्सर खाना पकाया करती थी। 1925 में दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया और नाम रखा गया सचिन। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और भगवती चरण वोहरा भी इसमें शामिल हो गए। लाला लाजपत राय के ऊपर हुई लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी HSRA ने ली और भगत सिंह के नाम का वारंट निकाल दिया गया। दुर्गावती के पति भगवती चरण वोहरा उस समय कलकत्ता गए हुए थे। सुखदेव इस समय मदद के लिए दुर्गा भाभी के पास गए कि भगत को किसी भी तरह लाहौर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि पुलिस ने पूरे लाहौर की नाकाबंदी करनी चालू कर दी है और पगड़ी वाले सिख लड़के को ढूंढ रही है। यहीं से दुर्गा के क्रांतिकारी जीवन का सफर शुरू होता है। दुर्गा भाभी ने बिना देरी किए सुखदेव का प्लान मंजूर कर लिया और प्लान यह था कि भगत सिंह अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल काटकर एक आदमी बनकर लाहौर से बाहर निकलेंगे और दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी बनाया गया। साथ ही दुर्गा ने अपने बेटे सचिन को भी ले लिया और राजगुरु उनके नौकर बन गए। तीनों ने अपने पास एक एक पिस्टल छुपाई और पति, पत्नी, बच्चा और नौकर के भेष में चारों लाहौर से बाहर भाग निकले। भगत और दुर्गा ने रेल की फर्स्ट क्लास की टिकट ली और नौकर राजगुरु ने थर्ड क्लास की। वे दुर्गा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। लाहौर के एक बड़े खानदान की बहू एक पराये आदमी की बीवी बनकर, वो भी बिना अपने पति की आज्ञा लिए, अपने छोटे से बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाकर पीछा करती पुलिस से भाग रही थी, और वो भी सिर्फ 2 क्रांतिकारियों को बचाने के लिए। लाहौर से चलकर कानपुर आकर उन्होंने ट्रेन बदल ली और लखनऊ से भगत सिंह ने कोलकाता में भगवती चरण वोहरा के पास टेलीग्राफ भेजकर सारी खबर उन्हें दे दी।
और कलकत्ता आने की सूचना के बारे में बताया। भगत को सुरक्षित कोलकाता पहुंचाने के बाद दुर्गा अपने पति और बच्चे के साथ लाहौर लौट आई। दुर्गा ने काम किया, इसकी खबर एक दो गिने चुने लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं थी, इसलिए वो अब सुरक्षित थी। आगे चलकर भगत और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बॉम्ब फेंका और पकड़े गए। उन्हें लाहौर जेल में रखा गया। दुर्गा ने भगवती और अन्य साथियों के साथ मिलकर भगत को छुड़ाने का प्लान बनाया। प्लान यह था कि जेल से कोर्ट ले जाते समय बॉम्ब फेंककर पुलिस के कारवां से भगत को रास्ते में ही छुड़ाना था। पर इस बात की खबर भगत को तो होनी चाहिए थी ताकि वो भी भागने के लिए तैयार रहे। अब भगत को यह सूचना कैसे दी जाए, तो दुर्गा ने एक बार फिर भगत की एक चाची बनकर जेल में उनसे मिलने के लिए प्रवेश किया और भगत सिंह को प्लान की पूरी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस को इनकी भनक तब तक नहीं लगी जब तक दुर्गा उनसे मिलकर जेल से बाहर आ चुकी थी। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो वो ऐसे गायब हुई जैसे कोई जादू, जैसे वो कभी वहां पर गई ही नहीं थी। मिशन के लिए बॉम्ब बनाने का काम खुद भगवती चरण ने अपने हाथों में लिया, क्योंकि HSRA के संपर्क में आने की वजह से वो बॉम्ब बनाना सीख चुके थे। अब वो दिन आने वाला था जिस दिन भगत और बटुकेश्वर को कोर्ट ले जाना था। उसके पहले वोहरा ने सोचा कि बनाए हुए बॉम्ब का टेस्ट तो कर लें, और वो बॉम्ब लेकर रावी नदी के किनारे टेस्ट करने के लिए गए, जिनमें से एक बॉम्ब उनके हाथ में ही फट गया और भगवती चरण वोहरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्गा के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वोहरा की मौत ने भगत सिंह को छुड़ाने के प्लान पर भी पानी फेर दिया। दुर्गा कई दिनों तक कमरे में से बाहर तक नहीं निकली, लेकिन फिर जब निकली तो और मजबूत संकल्प के साथ। वो गांधी जी से मिलने भी गईं ताकि भगत को छुड़वाया जा सके, क्योंकि गांधी जी इरविन के साथ एक समझौता करने जा रहे थे, पर वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दुर्गा ने अब एक और क्रांतिकारी के साथ मिलकर पहले पंजाब के गवर्नर रहे हेनले को मारने का प्लान बनाया। हेनले अब मुंबई में पोस्टेड था और पंजाब में रहकर उसने कई अत्याचार किए थे। दुर्गावती और वो क्रांतिकारी मुंबई गए, पर वहां वो हेनले को मारने में सफल नहीं रहे, पर उसके एक सर्जेंट टेलर को गोलियों से भून डाला। ऐसा उन्होंने खीज में आकर उस दिन किया था जिस दिन 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब मुंबई में दोनों के लिए वारंट निकाल दिए गए और दोनों वहां से भागकर वापस लाहौर आ गए। अब HSRA का क्रांतिकारी जत्था टूटने लगा था, क्योंकि फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मार्च 1931 को लाख कोशिशों के बावजूद दुर्गा भगत, सुखदेव और राजगुरु को नहीं बचा सकी। हालांकि उनको बचाने के लिए दुर्गा ने अपने पूरे पैसे लगाकर वकीलों की एक टीम भी बनाई थी, पर कुछ काम ना आया। अब दुर्गा अंग्रेजों के सर्विलांस में थी। आखिरकार अकेली पड़ने के कारण दुर्गा ने अपने बेटे सचिन को एक रिश्तेदार को सौंपकर 14 सितंबर 1932 को सरेंडर कर दिया। बिना ठोस सबूतों के मात्र 6 महीने में दुर्गा जेल से छूट गईं। अब लाहौर छोड़कर वो गाजियाबाद आ गईं। जिस लाहौर में उनकी इतनी यादें थीं, अब वो उन्हें चुभता था। 1937 में उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव भी दिया गया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद वो मद्रास चली गईं और वहां पर कुछ समय बिताने के बाद दुर्गावती वापस लौटकर लखनऊ आई और जिंदगी शुरू करने के उद्देश्य से एक मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में खोला। अब दुर्गा भाभी ने वो क्रांतिकारियों का जीवन छोड़ दिया था। बॉम्ब बनाना, पिस्तौल चलाना सब आता था, पर अब जीवन में सब हारने के बाद इतना देख चुकी थी कि फिर उस जीवन में नहीं लौटी। इसके बाद उनकी जिंदगी गुमनाम हो गई। एक समय की क्रांतिकारी दुर्गा भाभी 1999 में 92 साल की उम्र में गाजियाबाद में लगभग एक गुमनाम जिंदगी के बाद ईश्वर में लीन हो गईं। आज आपको उनका जिक्र न किताबों में मिलेगा न इतिहास के खास पन्नों पर। आखिर ऐसी क्या कमी थी कि दुर्गावती के इतने महत्वपूर्ण योगदान को भुला दिया गया? सोचिएगा जरूर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही गुमनाम कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।